मेज़रमेंट करते हैं हम कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। ठीक है, तो देखिए हमको अगर कंडक्टिविटी पता करनी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तो याद रखिएगा डायरेक्ट मेथड नहीं है उसका पता करने का। तो सबसे पहले हमें उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की क्या निकालनी पड़ेगी, उसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। अब अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, सपोज कीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है बीकर के अंदर, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और मुझे इसका रेजिस्टेंस पता करना है, और मैं इसको व्हीट स्टोन ब्रिज में फिट करता हूँ यहाँ पे। इसको जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, ये इसके इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ ताकि मैं इसका रेजिस्टेंस पता कर पाऊँ। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या आएंगी? प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम देख लीजिए। पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि यहाँ पे जो इनपुट करंट है वो डीसी है। कैसा है? डीसी। तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को यहाँ पर फिट करेंगे तो ये डीसी करंट इसका क्या शुरू कर देगा? इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से क्या होगा कि आपका जो प्लस आयंस हैं वो किधर चले जाएंगे? नेगेटिव आयंस के, नेगेटिव टर्मिनल के पास। किधर चले जाएंगे? नेगेटिव के पास। और जो माइनस आयंस हैं वो किसके पास आ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल के पास। यानी उनकी डेंसिटी जो है बढ़ने लगेगी इलेक्ट्रोड पे। इसको कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। और इसके कारण क्या होगा कि इसके रेजिस्टेंस में अंतर आएगा। तो हम अगर इसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहेंगे डीसी करंट लगा के तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा। पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी। यानी व्हेन वी यूज डीसी देन दिस विल कॉज electrolysis. This will cause electrolysis of electrolytic solution. And the measurement of resistance will not be accurate. मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? एक्यूरेट नहीं होगा ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट। ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट। तो पहली प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो जाएगी। पोलराइजेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो आयंस हैं वो अपोजिट टर्मिनल की तरफ भागेंगे और वहाँ पे जाके कंसंट्रेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। फटाफट उतार लो इसको बेटा। तो जो प्रॉब्लम थी हमारी पहली प्रॉब्लम, जिसमें हमने डीसी करंट दिया था, डीसी करंट देने से क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आया। तो इस समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का समाधान ये है कि हम डीसी सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं एसी सोर्स से। किससे? एसी। तो हम यहाँ पे एसी सोर्स इस्तेमाल करेंगे। एसी सोर्स से क्या होगा? दिस इज एसी सोर्स। एसी सोर्स से आपका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। अब दूसरी बात ये कि ये जो एसी सोर्स हम ले रहे हैं, इसकी जो हमको फ्रीक्वेंसी लेनी है वो लेनी है आपको 550 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज। और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको सुना जा सकता है ह्यूमन ईयर से, यानी ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का हमें एसी सोर्स लेना है और इस फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं बाय आर ईयर, इसलिए इसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और इस फ्रीक्वेंसी पे जब आप एसी छोड़ोगे इसके अंदर तो जो गैल्वेनोमीटर है वो मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा करंट को। इसलिए हम इस गैल्वेनोमीटर को भी रिप्लेस कर देते हैं किससे? सेट ऑफ हेडफोन से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? सेट ऑफ हेडफोन्स। ये हेडफोन है, इससे रिप्लेस कर देते हैं। समझ गए? इसे रिप्लेस कर दिया तो पहली समस्या का समाधान हो गया। पहली समस्या का समाधान ये है, वी विल यूज एसी सोर्स
क्या इस्तेमाल करेंगे? AC सोर्स ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज से लेके 5000 हर्ट्ज। साथ के साथ गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर देंगे हेडफोन से, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय अ सेट ऑफ हेडफोन्स। ये करने से हमारा एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर हम एसी देंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा नहीं होगा, ठीक है, और हेडफोन से हम इस फ्रिक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, ठीक है। तो पहली समस्या का समाधान हो गया। अब दूसरी समस्या देखते हैं क्या है। तो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम बीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका? बीकर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक बीकर है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस लिया था, वी कैन नॉट यूज ओपन बीकर in the between the terminals of Wheatstone, between the terminals of Wheatstone ब्रिज। इस ब्रिज को हम Wheatstone ब्रिज कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास नॉर्मल हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देगा, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देगा। तो ये समस्या भी आती है हमारे सामने, यानी वी कैन नॉट यूज ओपन बीकर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका समाधान क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक स्पेशली डिजाइंड वेसल लेते हैं जिसको कंडक्टिविटी सेल कहा जाता है। सो वी विल टेक a specially designed vessel known as conductivity cell, और इसी कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमको उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डालना है, भरना है। तो कंडक्टिविटी सेल के 2 डिज़ाइन होते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ 2 डिज़ाइन, 2 कॉमन डिज़ाइन है। कंडक्टिविटी सेल के 2 डिज़ाइन हैं, वो देख लीजिए। पहला है एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है इस तरह से ग्लास की, ठीक है, ग्लास ट्यूब है ये, और इसमें क्या होता है यहाँ पे फिलिंग के लिए आपका एक छोटी सी नली रहती है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आप एक स्टॉप कॉर्क लगा सकते हो, स्टॉप कॉर्क। तो ये जो है कॉर्क होता है ना, ढक्कन होती है बोतल के अंदर, वैसे लगा सकते हो, यहाँ से आप फिलिंग कर दोगे। यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, फिटेड रहते हैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड फिटेड रहते हैं इसके अंदर। प्लेटिनम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्लेटिनम के। प्लेटिनम के होते हैं, पीटी के, और इस प्लेटिनम के ऊपर भी एक लेयर चढ़ा देते हैं प्लेटिनम ब्लैक की। किसकी लेयर चढ़ा देते हैं? प्लेटिनम ब्लैक। ऐसा नहीं है पेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं ना, पढ़ा है ना आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उस मेथड से प्लेटिनम ब्लैक की लेयर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे लगा देते हैं। इस लेयर का फायदा क्या होता है? इस लेयर से जो आपका पोलराइजेशन हो रहा होता था, क्या हो रहा था? एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस, वो मिनिमम हो जाता है। क्या होता है? मिनिमम, कम हो जाता है। बस ये जो आपके इलेक्ट्रोड हैं इसको उठा के अब जो जिस भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आपको रजिस्टर पता करना है वो इसमें फिल कर दीजिए, इसमें भर दीजिए, और इसको उठा के वहाँ इस टर्मिनल पे क्या कर दीजिए? फिट कर दीजिए। क्लियर है?
अच्छा एक बात और, ये तो पहला डिजाइन हो गया। क्या डिजाइन हो गया? पहला। दूसरा डिजाइन देखिए, दूसरा डिजाइन ये रहा। इस तरह से एक ग्लास ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब जैसी होती है। इसमें यहाँ पे एक कॉर्क लगा दिया, कॉर्क का एक क्लोजिंग कर दी इसकी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम विथ प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या भर दिया? सॉल्यूशन भर दिया। इसको लगा दो। कौन सा वाला इजी लग रहा है? नीचे वाला इजी लग रहा है मुझे तो, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम नीचे वाला इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये ओपन बीकर वाला तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ये दो इलेक्ट्रोड है मेरे पास, दोनों प्लैटिनम के बने हुए हैं, कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। एक को यहाँ फिट कर दिया, एक को यहाँ लगा दिया। तो फटाफट डाल लो बेटा। तो देखिए हमने समस्या का समाधान कर लिया। पहली समस्या जो थी उसका समाधान ये है कि एसी सोर्स का इस्तेमाल करना, जो कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में आती है, उसकी रेंज लेनी है। और दूसरा है हमको कंडक्टिविटी सेल लेना है। क्या लेना है? कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया है और उसको यहाँ टर्मिनल के बीच लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको कम ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे? कम ज़्यादा। और ये हेडफोन अपने कानों में लगा लेंगे और चेक करेंगे क्या उसके अंदर साउंड आना कम हुआ है। तो जब आप इसे कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका हेडफोन के अंदर साउंड आना बंद हो जाता है करीब करीब, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिग्नल फ्लो ख़त्म हो चुका है और हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है। बस वहीं पर रुक जाना है आपको। जब आपका इसके अंदर साउंड आना मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम कब होगा? जब आप इस रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करोगे, सेट करोगे। तो उस केस में यहाँ इस वाले ब्रिज में सिग्नल आना बंद हो जाएंगे और हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। उस कंडीशन पे हम इन रेजिस्टेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका अननोन रेजिस्टेंस पता कर लेंगे। से इसका अननोन रेजिस्टेंस है RX। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R1 इंटू R3, R2 इंटू RX। तो यहाँ से RX निकल गया हमारे पास। क्या निकल गया बेटा? RX। R1 R2 अपॉन में, सॉरी R1 R3 अपॉन में R2। तो हमने रेजिस्टेंस पता कर लिया। अब इससे हम पता करेंगे क्या? कंडक्टिविटी। तो देखिए कैसे पता करते हैं। देखिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था हमारे पास। ये कंडक्टिविटी का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कप्पा। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 1/ρ। ठीक है। अब रो, अब आपको पता है रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रो बराबर क्या हो गया? रो बराबर हो गया रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। और 1/ρ बराबर हो गया 1/r इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो 1/ρ की जगह मैं ये रख देता हूँ। तो आपका आ गया 1/r इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो देखिए हमने R का इस्तेमाल कर लिया और ये R कौन सा था? RX, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो यहाँ से हम कंडक्टिविटी पता कर लेंगे। L/A जो है ये कहलाता है आपका सेल कांस्टेंट, जो कि सेल के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सेल की डिज़ाइनिंग पे, कि इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है, इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन कितना है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। और 1/RX क्या कहलाता था बेटा? कंडक्टेंस। क्या कहलाता था? तो इसका मतलब है हमारे पास फॉर्मूला बन गया कप्पा बराबर G इंटू सेल कांस्टेंट। देखिए तो R का इस्तेमाल किया कि नहीं किया हमने यहाँ पे? और RX हमने कैसे पता किया था? इस टेक्निक से। तो जब हमें RX पता चल जाएगा तो हम उसका कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी? प्रैक्टिकल यूनिट कंडक्टिविटी की क्या थी बेटा? प्रैक्टिकल यूनिट क्या थी कंडक्टिविटी की? साइमेंस पर सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, क्लियर है। कंडक्टेंस की क्या आएगी यूनिट? साइमन। ठीक है।
और सेल कांस्टेंट की क्या आएगी, पर सेंटीमीटर, क्या आएगी, तो जो सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है पर सेंटीमीटर होती है, और SI होगी पर मीटर, क्या हो गई, पर मीटर। देखो ना, L की यूनिट मीटर, A की यूनिट स्क्वायर मीटर और मीटर कटेंगे तो नीचे मीटर बचेगा आपका, तो पर मीटर या पर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई सेल कांस्टेंट वगैरह सबकी, तो आप फटाफट बता लीजिए इसको। सेल कांस्टेंट जो होता है उसकी यूनिट हमने पता कर ली है, ऐसा यूनिट होती है पर मीटर, और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, पर सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट किसी भी कंडक्टिविटी सेल का जो होता है वो फिक्स होता है, वो डिपेंड करता है उसके डिज़ाइन पे, किस पे, डिज़ाइन पे। तो कैसे पता करें किसी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें पहले से पता होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया हमने, जैसे 0.1 m KCl सॉल्यूशन, वो भर दिया इसके अंदर। जिस भी सेल का हमें L/A पता करना है, जिस भी सेल का सेल कांस्टेंट हमें पता करना है, उसमें हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता हो। तो हमने यहाँ पे 0.1 मोलर कंसंट्रेशन KCl सॉल्यूशन ले लिया, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है कप्पा, वो होती है 0.0129 साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल, ठीक है, के है। अब इसको हमने क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देना है। किस में लगा देना है, व्हीटस्टोन ब्रिज में, और वहां से हम क्या पता कर लेंगे, इसका रेजिस्टेंस Rx पता कर लिया। नाउ वी विल यूज द रिलेशन कप्पा इज इक्वल टू 1/R, जो कि G होता था हमारा, इंटू L/A। Rx हमें पता है, हमने सॉल्यूशन वो लिया था जिसका हमें कप्पा भी पता था, तो यहाँ से हमारा सेल कांस्टेंट निकल जाएगा उसका। एक बार जब सेल कांस्टेंट हमारा निकल चुका, यानी अब हमारा सेल कांस्टेंट निकल गया, अब हम कोई सा भी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें भरकर उसका क्या पता कर सकते हैं, कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो फटाफट उतार लीजिए इसको। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इनमें क्या अंतर आएगा। तो पहले हम कंडक्टेंस के बारे में समझते हैं। तो देखिए, मैंने एक बीकर लिया है, उसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, एक बीकर ले लिया, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया है जिसका कंसंट्रेशन 0.4 m है। तो देखिए, मैंने एक बीकर लिया है जिसके अंदर मेरे पास जो कंसंट्रेशन है उसका वो 0.04 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। और इसका जो कंडक्टेंस है वो मैंने G1 माना है। क्या माना है, G1। अब मैं क्या करूँगा, इसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करूँगा। क्या करूँगा, डिक्रीज़। कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कैसे होगा, जब इसमें पानी मिला दें हम। क्या मिला दें, पानी। तो कंसंट्रेशन का डिक्रीज़ होना कहलाता है डाइल्यूशन। क्या कहलाता है, यानी कंसंट्रेशन का डिक्रीज़ होना, उसका मतलब होता है डाइल्यूशन। क्या मतलब होता है, डाइल्यूट करना। तो मैं पानी मिला देता हूँ। तो मैंने कुछ पानी मिला दिया जिसकी वजह से इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलर कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो मान लीजिए अब हो गया इसका 0.02 m और इसका कंडक्टेंस हो गया G2। और पानी मिला दिया, यानी और डाइल्यूट कर दिया इसको, और डाइल्यूट कर दिया। अब इसका कंसंट्रेशन हो गया 0.01 m और इसका कंडक्टेंस मान लिया हमने G3। क्या मान लिया, G3। तो देखिए, जब हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, समझना इस चीज़ को बेटा, जब हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं मतलब डाइल्यूशन करते हैं, तो होता क्या है कि जो आयंस होते हैं अंदर, जो कंपाउंड होता है आयोनिक कंपाउंड, वो और टूटने लगता है और डिसोसिएट होने लगता है। क्या होने लगता है, और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होने लगते हैं। दोबारा समझिए, जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे, जो अंदर आयोनाइजेशन है, डिसोसिएशन है, वो बढ़ जाता है।
जो आयनिक कंपाउंड था उससे और आयंस प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब होता है जितने ज़्यादा आयंस होंगे फ्री उतना ही कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी बेसिकली इट इज कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयंस इन गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फ्री आयंस, जो भी उसके अंदर आयंस फ्री हैं। जब आप डाइल्यूशन करोगे, क्या करोगे, डाइल्यूशन, तो आयंस की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो अंदर आयंस थे, जो भी कंपाउंड लिया था आपने आयनिक कंपाउंड, वो और टूटेगा। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे, मतलब डाइल्यूट करोगे, आपका कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जी जो है बढ़ता है जब आप डाइल्यूशन करते हो, यानी डाइल्यूशन करोगे तो जी बढ़ेगा। और डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। तो जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो, इसका मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, डाइल्यूशन ज़्यादा करते हो, तो आपका कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। उतार लो पहले से। तो सेकंड हम ये देखते हैं कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, यानी कंसंट्रेशन को कम करेंगे, तो कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज बेसिकली द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो मान लीजिए मेरे पास पहला बीकर है, इसमें आप देखेंगे वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब है एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या क्या है, ज़्यादा है। एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या क्या है, ज़्यादा है। हमने पानी मिला दिया और पानी मिलाने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। अब उसी 1 लीटर वॉल्यूम में आयंस की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। और पानी मिला दिया तो आयंस की संख्या क्या हो गई, और कम हो गई। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ आयंस की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। किधर, इधर। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे, उसको क्या करते जाएंगे, डाइल्यूट। 1 लीटर सॉल्यूशन में आयंस की संख्या कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है कि कप्पा भी कम होता जाएगा। यानी अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो आपका कप्पा की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है कंसंट्रेशन का कम करना। यानी जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हो तो जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। इस बात को याद रखना, ठीक है। उतार लो बेटा फटाफट। अब हम देखते हैं कि डाइल्यूशन के साथ, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ में मोलर कंडक्टिविटी का क्या फ़र्क पड़ता है, इसको जानते हैं। तो पहले हम मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया आपका कप्पा इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रहते हैं, चाहे आप कितना ही पानी मिला दो उसमें। पता है ना आपको ये चीज़, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप कितना भी पानी मिला दो, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अमाउंट होता है ना ये तो एक तरह से। तो इसका मतलब है कि जो लैम्डा एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कप्पा के एंड वी के। वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, 1000 भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा एम किसके प्रोपोर्शनल है, कप्पा के एंड वॉल्यूम के। समझ में आ गया। इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा, और कप्पा बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। अब देखिए, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, यानी हम डाइल्यूशन जब करते हैं तो कप्पा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। बिल्कुल सही, कप्पा की वैल्यू कम होती है। लेकिन डाइल्यूशन करने पे वी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखो, जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कप्पा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन वी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर कप्पा का कम होना और वी का बढ़ना बराबर है तो लैम्डा एम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कप्पा में जो डिक्रीज है वो कम होती है, वॉल्यूम में जो इंक्रीज है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी वॉल्यूम में इंक्रीज ज़्यादा हो जाती है, कप्पा में डिक्रीज कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली फ़र्क ये पड़ता है कि लैम्डा एम आपका क्या होता है, बढ़ता है। यानी आपका लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है।
दोबारा समझ लीजिए क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करोगे यानी इधर से उधर जाओगे तो कप्पा आपका डिक्रीज होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम का बढ़ना ज़्यादा होता है, कप्पा का डिक्रीज होना कम होता है। अल्टीमेटली लैम्डा एम क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं पानी मिलाने के साथ, जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कप्पा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, फटाफट डाल लो इसको। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है हमने पढ़ा था, डाइल्यूशन के साथ क्या होती है, वो बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो क्या इस मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ना हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए सेम होता है? नहीं, हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए सेम नहीं होता है। पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। किसकी बात करते हैं? जैसे HCl, KCl, NaCl, है ना, इस तरह से। तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये जब इनका आप सॉल्यूशन बनाओगे तो ये स्टार्टिंग में ही पूरी तरह से टूट जाते हैं। स्टार्टिंग में ही क्या होते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, यानी जितने आयंस बनने चाहिए वो बन जाते हैं पहले ही। अब अगर आप इनको डाइल्यूट करोगे तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इंक्रीज तो होगा लेकिन कम। दुआ समझिए, मैंने कहा कि जी आपने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर आपने 50 ग्राम नमक डाल दिया, तो जो आपने 50 ग्राम नमक डाला है ना, वो स्टार्टिंग में ही करीब करीब पूरा टूट जाएगा, यानी उसकी मोलर कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम लेवल पे आ गई। अब अगर आप उसमें डाइल्यूट करोगे, पानी और डालोगे, तो मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी बस। और वो थोड़ी भी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जब आपका पानी कम था तब कुछ आयंस आपस में चिपके रहेंगे। क्या रहेंगे? और वो भागेंगे नहीं इधर उधर, जिसकी वजह से आपकी मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी डाउन रहेगी। लेकिन जब आप और पानी डालेंगे तो कुछ आयंस जो आपस में चिपके हुए थे वो दूर हो जाएंगे और ज़्यादा, तो थोड़ी सी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी रिजल्ट ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती तो है डाइल्यूशन के साथ, लेकिन ये बढ़त जो है बहुत ही स्लो होती है। क्या होती है? बहुत ही स्लो। सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, lambda m increases with dilution, but this increase is very slow, बहुत ही स्लो इंक्रीज होता है। ठीक है, रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पहले से ही वो टूट जाते हैं। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट completely dissociates into ions at any concentration, किसी भी कंसंट्रेशन में पहले टूट जाते हैं पूरा। सॉल्यूशन का कोई सा भी कंसंट्रेशन ले लो, वो पहले से टूट जाते हैं पूरा। लेकिन ये होता है कि जब सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, क्या होता है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। मान लीजिए आपने NaCl सॉल्यूशन ले लिया, ये रहा आपका NaCl सॉल्यूशन 0.1 m, तो कंसंट्रेशन हाई है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे प्लस माइनस आयंस होते हैं कुछ, वो आपस में अटैच रहेंगे। क्या रहेंगे? अटैच, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाएंगे तो कुछ ही आयंस। और जब आप इसमें पानी मिला दोगे, और क्या मिला दोगे, यहाँ डाइल्यूट कर दिया आपने। क्या कर दिया? डाइल्यूट। तो जो कुछ आयंस पहले अटैच हो रखे थे वो भी अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो भी अलग। और आपकी मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो थोड़ी ही बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो एक ग्राफ देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन चेंज एक इक्वेशन से दिया जाता है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है,
लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस में ए अंडर रूट सी। अब समझ लीजिए यहाँ पे लैम्डा एम जो है वो आपका मोलर कंसंट्रेशन है किसी भी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी है एट कंसंट्रेशन सी, कोई सी भी कंसंट्रेशन सी है, मान लो ये कंसंट्रेशन दे रखी है आपको सी बराबर 0.1 एम। इस पर जो इसकी कंडक्टिविटी होगी उसको मैंने क्या कह दिया, लैम्डा एम कह दिया। क्या कह दिया, लैम्डा एम। और लैम्डा एम नॉट जो है वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है जब आपका कंसंट्रेशन बहुत ही कम था, जीरो के आसपास, यानी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा था। यानी आप इसमें बहुत सारा पानी मिला दो, क्या कर दो, बहुत सारा पानी मिला दो, मिला दिया खूब सारा पानी, तो इसका कंसंट्रेशन बहुत 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 कम हो गया। कंसंट्रेशन क्या हो गया, इतना कम हो गया कि वो जीरो के आसपास आ गया। इसका मतलब है डाइल्यूशन क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि डाइल्यूशन जो है वो क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये कहलाती है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। सो लैम्डा एम नॉट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जब आपका पानी बहुत 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 ज़्यादा था उसके अंदर। और इस केस में ये वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। लैम्डा एम नॉट क्या होगा, हमेशा ज़्यादा, क्योंकि डाइल्यूशन अपने चरम पे है। डाइल्यूशन क्या है, अपने चरम पे है। सारे के सारे आयंस दूर दूर हैं, तैयार हैं किसके लिए, चार्ज कैरी करने के लिए। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू है ये। किसी भी उसके लिए सॉल्यूशन के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि किस पे होती है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। किस पे होती है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, जीरो। और वहीं पे लैम्डा एम क्या है, किसी भी दूसरी कंसंट्रेशन पे 0.1, 0.2, 0.4। तो ये इक्वेशन आई। ए जो है सी, समझ गए, कंसंट्रेशन। ये इस कंसंट्रेशन पे आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ये है। इस कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी ये है। और जीरो कंसंट्रेशन पे कितनी है, लैम्डा एम नॉट है। और सी कंसंट्रेशन पे कितनी है, लैम्डा एम है। दिमाग में बसा लो, सी कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम है, और जब कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही डिक्रीज कर दिया, तो आपका क्या है, लैम्डा नॉट है। क्लियर है। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका, क्या बनाता हूँ, ग्राफ समझाता हूँ, पहले ये उतार लो बेटा। तो बेटा अभी जो है हमने इक्वेशन देखी थी, डेबाई इक्वेशन, जो दिखा रहा था वेरिएशन को दिखा रहा था बेटा। ठीक है, मैं बीच में आ जाता हूँ कैमरे के। तो ये वेरिएशन दिखा रहा था किसका, मोलर कंडक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू द डाइल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। इसको मैंने y माना है, यानी y को रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा एम। अंडर रूट सी को मैंने x माना है, यानी x एक्सिस पे लूंगा ये। तो माइनस ए आपका स्लोप हो गया m, और लैम्डा नॉट जो है वो आपका y इंटरसेप्ट हो गया। क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये KCL का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, KCL का। देखिए इस तरह से एक और बनेगा HCL का। ये HCL का है। तो आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब हमें C को क्या करना है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो C घटता है ना, जब हम पानी मिलाएंगे तो C क्या होता है, घटता है। तो जब हम इधर जाएंगे यानी C की वैल्यू घटेगी, अंडर रूट सी भी घटेगा। तो आप देखेंगे ग्राफ ऊंचा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, इसका मतलब आपका लैम्डा एम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यही हमने सीखा था, जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, यानी डिक्रीज का मतलब किधर जाएंगे, उधर जाएंगे। और इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0। तो इस पॉइंट पे जो आपका लैम्डा एम आएगा वो एक्चुअल में क्या होगा, नॉट होगा। लेकिन यहाँ पे तो कनेक्ट है ही नहीं है, कनेक्ट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम कनेक्ट कर देते हैं इसे उसी पाथ पे। कनेक्ट हो गया, इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, लैम्डा नॉट की आ गई। देखो है कि नहीं मैक्सिमम वैल्यू उस ग्राफ के लिए,
इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं पहले बताइए, बाकी तो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इस मेथड को जो डॉट डॉट करके किया है इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। बहुत सिंपल सा होता है, मैं आपको समझा दूंगा बाद में कैसे इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा जब हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा था, इसका मतलब आपकी मोलर कनेक्टिविटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और जब आपका कंसंट्रेशन नियरली जीरो हो जाता है तो आपका मोलर कनेक्टिविटी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड मोलर कनेक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। और यहाँ पे जो इसका स्लोप होता है वो -a है, क्या है, -a, नेगेटिव। जो लाइन नीचे होती है उनका स्लोप नेगेटिव होता है, पहले समझ लीजिए। जो लाइन ऊपर होती है उनका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो लाइन सीधी होती है उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसका स्लोप जीरो होता है। इस बात को याद रखना। ऐसी लाइन है इसका स्लोप इन्फिनिटी, ऐसी लाइन है इसका स्लोप जीरो। और जैसे ये लाइन ऊपर बढ़ती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, और जैसे ये लाइन नीचे जाती जाएगी स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। और आप इस ग्राफ से एक चीज देखेंगे कि जो इंक्रीमेंट है वो बहुत स्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लो। देखिए अगर इस पॉइंट पे लें तो ये है लैम्डा, और अगर इस पॉइंट पे लें तो ये है लैम्डा। तो इतना ही चेंज आ रहा है बस, वही मैंने ज़्यादा दिखा दिया, और सीधी होती है थोड़ी सी। तो आपने देखा जब आप डाइल्यूशन करोगे यानी कंसंट्रेशन कम करोगे तो जो इंक्रीज हो रहा है मोलर कंडक्टिविटी का वो बहुत ही कम हो रहा है। फटाफट डाल लो, सॉरी। तो अब हम देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आपका कंसंट्रेशन हाई है, क्या है, कंसंट्रेशन हाई है आपका, मान लीजिए 0.05 m कंसंट्रेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो आपके सारे के सारे आयंस जो है वो डिसोसिएट नहीं होते, कुछ ही आयंस डिसोसिएट होते हैं। तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या रहती है, लो रहती है। क्या रहती है, लो। और जैसे जैसे आप इसमें पानी मिलाना शुरू कर देंगे, क्या कर देंगे, पानी मिलाना शुरू कर देंगे, तो आपका लैम्डा m जो है वो बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और ये जो इंक्रीमेंट है, यानी जैसे जैसे आप सॉल्यूशन डाइल्यूट करोगे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, आपके आयंस की संख्या बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, और आयंस टूटेंगे और आयंस डिसोसिएट होंगे, तो आपका लैम्डा m भी क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। और जब आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब C टेंड्स टू 0 और डाइल्यूशन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपका लैम्डा m किस में बदल जाएगा, लैम्डा m नॉट में। और ये जो वेरिएशन होता है लैम्डा m का कंसंट्रेशन के साथ, ये नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है, नॉन लीनियर। तो कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लैम्डा m ले लिया, यहाँ पे √c ले लिया, तो ये वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपका जो लैम्डा है वो तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ आपका लैम्डा m क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम पानी मिलाते जा रहे हैं आपके आयंस जल्दी जल्दी टूट रहे हैं और वो कंडक्टिविटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी, आयंस की संख्या बढ़ रही है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में पहले टूट जाते हैं पूरा, वो इसमें नहीं टूटते पहले। इसमें जितना आप पानी मिलाते जाओगे वो टूटते जाएंगे और आपकी मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। नॉन लीनियर ग्राफ है। कैसा है? और नॉन लीनियर केस में क्या है, यह यहाँ पे टच नहीं कर रहा, आप देखेंगे यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो अब इसको मुझे अगर टच कराना है तो मैं एक्स्ट्रापोलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीनियर के लिए होता है। खाली किसके लिए होता है? तो इसको अगर मुझे यहाँ पे लैम्डा नॉट निकालना है, क्या निकालना है, तो मैं ऐसा नहीं इसको डॉट 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 करके निकाल दूंगा, नहीं निकाल सकता। वो सिर्फ लीनियर के लिए होता है, लाइंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? कि मुझे नहीं पता ना भाई कितना टर्न करेगा ये, तो इसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम, कोरास लॉ। ठीक है, फ्रेडरिच कोरास जर्मन के साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिच कोरास। उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी करी थी, खासकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, और उनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करेंगे वीक के लिए।
और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या पता कर लेंगे हम, लैम्डा नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पता करेंगे। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में पता करेंगे। आज के लिए इतना ही उतार लो बेटा फटाफट।